हेलो फ्रेंड, नमस्कार। डी लॉ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले हम ये देखेंगे कि अब तक हमने क्या क्या किया है। तो जो अब तक हमने पुराने लेक्चर्स में किया है, तो सबसे पहले हमने किया था प्रियम्बल। नहीं, अगर हम देखा जाए उससे भी पहले देखेंगे तो हमने इसके पार्ट्स और शेड्यूल को देखा था। फिर पार्ट्स और शेड्यूल को देखने के बाद फिर हमने प्रियम्बल करी थी। फिर प्रियम्बल करने के बाद हमने इसका पार्ट 1 देखा था, संघ और राज्य क्षेत्र। फिर हमने इसका पार्ट 2 देखा था, नागरिकता। फिर पार्ट 3 देखा था, मूल अधिकार। फिर हमने पार्ट 4 देखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फिर हमने पार्ट 4A देखा था, मूल कर्तव्य। और अब जो हम पार्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं यूनियन से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में। तो जो हमने यूनियन से रिलेटेड प्रोविजन स्टार्ट किए थे, तो हमने सबसे पहले किया था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को करने के बाद हमने किया था उपराष्ट्रपति। तो अब तक हमने बेसिकली इसमें क्या देख लिया है? अब तक हमने देख लिया है इस वाले पार्ट में प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। यहां तक हमने इसके प्रोविजंस देख लिए थे। ठीक है। फिर जो हमने इसको टॉपिक स्टार्ट कर रखा है अभी, वो हमने करा था मंत्रिपरिषद के बारे में। तो जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड प्रोविजंस हैं हमारे, वो जो आर्टिकल्स कवर करते हैं वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75। तो जो आर्टिकल 74 था, जो हमने कल देखा था, उसमें क्या बताया गया था? उसमें ये बताया गया था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। है ना? तो इस वाले पॉइंट में क्या था? ये था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद ही की गई सलाह के अनुसार काम करेगा। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, है ना, कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कौन सी सलाह दी थी, क्या था, ऐसा कुछ भी ये नहीं किया जा सकेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 74। अब हम पढ़ेंगे 75 के बारे में। तो अगर हम 75 को देखते हैं, तो 75 हमको बोलता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध देखने से पहले हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन होता है प्रधानमंत्री? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। हालांकि किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर वह अपने विवेक से निर्णय लेता है। अगर किसी भी दल को अगर वो नहीं मिला, बहुमत नहीं मिला, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने विवेक से निर्णय लेगा। और क्या करेगा ऐसी स्थिति में? राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और लोकसभा में 1 माह के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहता है कि भाई तुमको 1 माह में अपने जो बहुमत है उसको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है ना? फिर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री ईश्वर को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति उसे कभी भी पद से हटा सकता है। ये मतलब नहीं है इसका लोकसभा में बहुमत खोने पर ही उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रसाद पर्यंत रहेगा तो मतलब राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री जी को हटा सकता है, ऐसा नहीं होता। क्या होगा? अगर लोकसभा में बहुमत उसका खो जाएगा तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है ना? तो अब हम देखते हैं 75 के बारे में प्रोविजंस। जो 75 है वो हमको बोल रहा है, अगर हम एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या करता है कि पीएम अपॉइंट बाय प्रेसिडेंट। जो पीएम होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो अदर मिनिस्टर्स होंगे, अन्य मंत्री होंगे, वो अपॉइंट किए जाएंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। तो अपॉइंट तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन क्या करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है ना? और जो पीएम होगा, पीएम सहित मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम संख्या होगी वो लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है ना? और ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था इस बात को?
ये जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इस बात को जोड़ा गया है। और जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। और जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले, कोई भी मंत्री जो पद ग्रहण करेगा उससे पहले राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के समक्ष थर्ड अनुसूची में, जो होगी तीसरी अनुसूची, जब हमने अनुसूचियां पढ़ी थी ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड्यूल्स जो पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि जो थर्ड शेड्यूल थी उसमें हमको शपथ के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो जो प्रारूप दिए गए हैं, मतलब जो थर्ड अनुसूची में प्रारूप दिए गए हैं, फॉर्म्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति मंत्रियों को पद ग्रहण करने से पहले पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा। पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाएगी, ठीक है। और कोई मंत्री अगर लगातार 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं है तो वह क्या होगा? उसके बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। और मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। ये सारी बात किसमें बताई गई है हमको? आर्टिकल 75 में। तो अगर हम इसको शॉर्ट में देखें 75 को, तो ये यही बोल रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना। और मंत्री किसके प्रसाद के पर्यंत पद धारण करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। कौन से आर्टिकल में बोली गई है? 75(2) में कही गई है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये कौन से उसमें कहा गया है? ये कहा गया है हमको 75 के क्लोज 3 के अंदर कहा गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, है ना। और अगर कोई मंत्री लगातार 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं होगा तो उसके बाद भी वो मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगा। ये सारी बातें हमको आर्टिकल 75 ने बताई है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जाएंगे हमारे महान्यायवादी जी के पास में। कौन होते हैं ये होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 हमको बताता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। तो जो महान्यायवादी है इनके संबंध में प्रावधान हमको कहाँ दे रखे हैं? आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 हमको बताता है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है। तो क्या है इसके प्रोविजंस क्या क्या है कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, भारत के महान्यायवादी होते हैं, यह भारत में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च विधि अधिकारी मतलब कि इनको कानून का मेन रोल जो होता है इनमें कानून का इनके हाथ में होता है। ऐसा माना जाता है कि भारत का सर्वोच्च कानून का अधिकारी होता है। इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। तो इनकी योग्यता क्या होती है? कौन सा व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त हो सकता है, या महान्यायवादी की अर्हता क्या होती है? तो अगर इसकी अर्हता देखें, योग्यता देखें, तो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है ना। और कौन व्यक्ति हो सकता है? और वह व्यक्ति होगा जो कि भारत का नागरिक होगा। कहाँ का नागरिक? भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। और क्या होगा? उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो। जो हाई कोर्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट जो उच्च न्यायालय होते हैं, वहां पर 5 वर्ष तक कम से कम क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। या फिर क्या हो? हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष का उसको वकालत का अनुभव होना चाहिए। और राष्ट्रपति की राय में विधि में पारंगत होना चाहिए, या विधि का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे महान्यायवादी के कर्तव्य।
महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के फॉर इंडिया के कर्तव्य देखने से पहले देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। इनके कार्यकाल के संबंध में संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं दे रखा, ठीक है ना, और मतलब निश्चित नहीं है, और इनको हटाने के बारे में भी कोई प्रावधान नहीं दे रखा। बस ये बता रखा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, राष्ट्रपति कभी भी उनको हटा सकता है और वह कभी भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, ठीक है ना। फिर आती है इसके कार्य और शक्तियां। कार्य और शक्तियां में क्या होती है, शक्तियां क्या होती है इसकी, कि भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है, कानून का अधिकारी होता है। और कार्य कौन कौन से होते हैं, कार्य ये होते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देगा, है ना, और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधिक कर्तव्यों का पालन करेगा, और भारत सरकार से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में सरकार की ओर से पेश होगा, और राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने पर न्यायालय में सरकार के पक्ष को प्रस्तुत करेगा। और क्या करेगा, इन्हें सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, कहाँ पर, भारत के राज्य क्षेत्र में। और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। तो देखा जाए तो इसके कौन कौन से कार्य हैं, इसके कार्य हैं कि राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों पर भारत सरकार को विधि के संबंधी सलाह देना, विधिक स्वरूप वाले अन्य कर्तव्यों का पालन करना, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश होना, और जो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 143 के तहत परामर्श मांगने पर न्यायालय में सरकार की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करना। इसकी क्या शक्तियां होती है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में इनको क्या होता है, सुनवाई का अधिकार होगा। संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक एवं संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। ये भी इनकी शक्तियां होती है, परंतु इनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब बैठकों में बैठ सकता है, ठीक है, और बोलने का अधिकार है, पर मत देने का अधिकार इनको प्राप्त नहीं है। और संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां भी इनको प्राप्त होती है, ठीक है ना। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल एवं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पदों की व्यवस्था है, और इन पदों की जो व्यवस्था है वो संविधान में नहीं दे रखी है, बल्कि विधिक अधिकारी नियम और शर्तें नियमावली 1987 में इनका उल्लेख किया गया है। किस चीज का, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के जो प्रावधान होते हैं ना उनका। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन विधि अधिकारी नियम व शर्तें नियमावली 1987 में इनका प्रावधान दे रखा है, ठीक है ना। इनकी सीमाएं भी दे रखी है, इनको कुछ सीमाएं दे रखी है, उसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण ये नहीं कर सकते हैं। जिस मामले में वह भारत सरकार की तरफ से पेश होता है उस मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति की तरफ से पेश नहीं हो सकते हैं, और भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी हमारे महान्यायवादी जी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया के प्रोविजंस थे। अब ये जो 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78, ये हमको बताते हैं सरकारी कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है ना। ये जो हमारे प्रोविजंस हैं सरकारी कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, ये ऐसे प्रोविजंस हैं जो जनरली लोग पढ़ाते नहीं है। लोग उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और ये महान्यायवादी जी इनको पढ़ा के सीधे पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पर। लेकिन पार्लियामेंट पे पहुंचने से पहले ये जो 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78, ये हमको बताते हैं कि सरकारी कार्यों का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। तो जो आर्टिकल 77 है वो बोलता है हमको कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। तो किसके नाम से होगी, अगर भारत सरकार के कार्यों का संचालन करना है तो हमारे राष्ट्रपति जी के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से करी जाएगी।
फिर क्या होता है, सेकंड पॉइंट इसको क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों के लिखित व प्रमाणित आदेशों द्वारा किया जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, अगर हम इसकी एक्ट के लैंग्वेज देखते हैं तो हमको ये बताता है कि राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा। कौन सी रीति से, जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए। और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित है या नहीं। ठीक है। और फिर जो इसका थर्ड पॉइंट आता है वो हमको बोलता है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो राष्ट्रपति किसके लिए नियम बनाएगा, मंत्रियों में कार्यों के आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएगा, रूल्स बनाएगा। फिर आता है हमारा आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 जो बोल रहा है हमको, वो बोल रहा है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री यानी हमारे पीएम। पीएम कौन है इस टाइम, हमारे हैं मोदी जी। मोदी जी तो क्या बता रहा है ये क्या बता रहा है ये आर्टिकल बता रहा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, प्रेसिडेंट को संसूचित करे। और क्या करेगा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। राष्ट्रपति भी तो उनसे जानकारी मांग सकता है ना, तो जो राष्ट्रपति जानकारी मांगेगा प्रधानमंत्री से, वो जानकारी राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए। और क्या करेगा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ये वाला प्रोविजन। क्या है ये प्रोविजन, सरकारी कार्यों का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। तो अब तक हमने देख लिया है 5 पार्ट, 5th पार्ट हमारा चल रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रीएम्बल के अलावा हमारा ये 5th पार्ट चल रहा है। 5th पार्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है, 5th पार्ट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला जो प्रोविजंस था, जो आ रहा था हमारा 52 से लेके यहाँ तक 78 तक आ रहा था, है ना। तो इसको हमने कवर किया है। तो इसके अंदर हमने उपराष्ट्रपति देख लिया, राष्ट्रपति देख लिया, हमने महान्यायवादी देख लिया, हमने प्रधानमंत्री देख लिया, हमने अन्य मंत्रियों के उपबंध देख लिया, और हमने ये देख लिया कि सरकारी कार्यों का संचालन किस तरीके से किया जाता है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे संसद से रिलेटेड प्रोविजन। जब हम संसद से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे तो हम साथ में देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा से रिलेटेड प्रोविजंस। ये हम साथ साथ में देखेंगे, क्योंकि जब हम संसद से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे ना तो हमको स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ने जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इनमें जो प्रावधान दिए गए हैं वह बहुत सिमिलर प्रावधान है। ठीक है। तो हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ने से क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा और हम एक साथ दो कॉन्सेप्ट्स को समझ के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, अगर जिन्होंने इस लेक्चर्स को देख रखा है वो बहुत अच्छी बात है, आप आगे अपना रिवाइज कर सकते हैं। और अगर जिन्होंने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो एक बार प्लीज आप इनको गो थ्रू करके आइए और इन लेक्चर्स को आगे बढ़ाइए, मतलब आगे पढ़िए इनको। तो उससे क्या होगा कि जब हम संसद से रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे ना तो ये लेक्चर्स आपकी मदद करेंगे। और जो अब ये आगे लेक्चर देखेंगे ना वो संसद के रिलेटेड प्रोविजंस और स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी प्रोविजंस है, एक बार आप उनको एक्ट्स में से पढ़ के आइएगा, जिससे क्या होगा, ये आपको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिए, डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। और अपने जो भी साथी हैं जो अपना फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं उनके संग इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।